हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट प्रेप। आज का लेक्चर कंप्लीट करते ही हम श्याम सुंदर सर के क्लास नोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे सब्सिडीज़, फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, फूड सिक्योरिटी, पीडीएस, सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है, वन नेशन वन राशन कार्ड, WTO एंड फूड सिक्योरिटी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ क्या होती हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ क्या होती हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग करेंगे हम सब्सिडीज़ के साथ। समझते हैं सब्सिडीज़ क्या होती है। सब्सिडीज रिफर्स टू द ट्रांसफ़र पेमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट टू द कंज्यूमर्स और द प्रोड्यूसर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स देखिए मोस्टली इन एग्रीकल्चर होते हैं। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन सब्सिडीज़ देते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दी जाती है ना। MSP है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ वगैरह को दी जाती है। कंज्यूमर में देखा जाए तो हम PDS वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इसे हम कंजम्पशन सब्सिडीज़ के रूप में बोलते हैं। कंजम्पशन सब्सिडीज़ गिवन ऑन कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, PDS किस पे दिया जाता है, कंजम्पशन पे दिया जाता है फूड ग्रेन्स के, राइट। साथ ही साथ देखिए, सब्सिडीज़ आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड इन द इकोनॉमी। क्यों क्रिटिसाइज़ करी जाती हैं? ऐसा माना जाता है कि सब्सिडीज़ की वजह से रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। ठीक है, जैसे यूरिया है, अभी मैक्सिमम सब्सिडाइज लीड्स टू एक्सेसिव यूज्ड, हेंस वेस्टेज ऑल्सो डिग्रेडेड सॉइल फर्टिलिटी। भाई यूरिया पे सब्सिडी मिलने के कारण क्या हुआ, यूरिया को एक्सेस रूप में यूज़ करने लग गए हम, उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी वो काफ़ी डिग्रेड हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देने से क्या होता है, वाटर सब जो है हमारा वाटर लेवल का डिप्लेशन होने लग जाता है। जैसे पंजाब वगैरह में कई केसेस आए कि वहाँ का जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है ना। और साथ ही साथ सब्सिडीज लीड्स टू हायर गवर्नमेंट बर्डन, फिजिकल डेफिसिट विल इंक्रीज। भाई ये तो वन साइड ट्रांसफर पेमेंट होती है ना सब्सिडीज़। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता है कि हमें रिटर्न में तो कुछ मिलता नहीं है, तो ट्रांसफर पेमेंट की वजह से हमारा क्या होता है, ये ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट भी इंक्रीज होने लगता है। अब आते हैं मोर द सब्सिडी लेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अबाउट 75% ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर गोज टू सब्सिडी। मतलब कि एग्रीकल्चर में टोटल जितना भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, ठीक है ना, उस खर्चे का 75% तो सब्सिडी में ही चला जाता है, यानी वन साइड ट्रांसफर पेमेंट में चला जाता है। तो देखा जाए तो फिर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा कर ही नहीं पाई गवर्नमेंट, जैसे मान लो ट्यूबवेल्स बनाने हैं, है ना। ऐसे ही डिस्पाइट अबव क्रिटिसिज्म, अब सब्सिडीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानते हैं। देखो, सब्सिडीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पुअर कंज्यूमर्स हैं ना, उनको बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनकी, उन्हें फूड ग्रेन्स फ्री में मिले या कुछ कम दाम में मिले। ऐसे ही प्रोड्यूसर जो पुअर हैं उनको भी हमें इंसेंटिव देना होता है। ठीक है, जैसे हमारे MSP पे हम उनसे लेते हैं ना। तो PDS का देखा गया है कि PDS की वजह से पॉवर्टी में रिडक्शन आया है इन बोथ साइड, पुअर प्रोड्यूसर और पुअर कंज्यूमर दोनों साइड से। पुअर प्रोड्यूसर साइड से कैसे आया, क्योंकि टू बाय बेसिक इनपुट्स हम खरीदते भी तो है ना। जैसे आप मान लीजिए आपको सब्सिडी मिली तो आपने फर्टिलाइज़र खरीदे, है ना, और एग्रीकल्चर करा, तो उससे क्या हुआ कि इनकी पॉवर्टी में भी रिडक्शन आ गया। सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ होती है दो तरीके की, एक होती है डायरेक्ट सब्सिडी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी। देखो, डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, डायरेक्ट सब्सिडी को हम काइंड में लेते हैं। काइंड में मतलब कि कोई भी चीज़ जो कैश में ना हो, समझे। जैसे कोई चीज़ में ग्रेन दे दिया, फूड ग्रेन दे दिया, ठीक है। तो सब्सिडीज दैट इज़ अ प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट लोअर देन मार्केट प्राइस। ये हमेशा मार्केट प्राइस से कम पे होती है, ये जरूर ध्यान रखना। टू द बेनिफिशरीज, एग्जाम्पल PDS है सबसे अच्छा। डायरेक्ट सब्सिडीज़ की बात करें तो ये हमेशा कैश में दी जाती है, यानी कि पैसों के रूप में दी जाती है। ठीक है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ के लिए, तो एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जो भी प्रॉब्लम होगी इनडायरेक्ट सब्सिडी के लिए वो बेनिफिट हो जाएंगी डायरेक्ट सब्सिडीज़ के लिए। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला तो प्रॉब्लम क्या है इनडायरेक्ट सब्सिडी की, कि इसमें टारगेटिंग बहुत पुअर होती है, मेनली ड्यू टू करप्शन। दिस करप्शन इज मोस्टली इन फॉर्म लाइक ब्लैक मार्केटिंग। PDS में भी क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है फूड ग्रेन्स की। सेलिंग द PDS ग्रेन्स इन ओपन मार्केट एट हायर प्राइसेस, कई बार ऐसे भी केसेस सामने आए हैं, है ना। अब PDS लीकेजेस के भी इश्यूज आते हैं। जैसे क्या होता है PDS लीकेजेस, इट रिफर्स टू द शेयर ऑफ PDS फूड ग्रेन्स नॉट रीचिंग टू द जेन्युइन PDS बेनिफिशरीज, मेनली ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग की वजह से जब जेन्युइन PDS बेनिफिशरी तक PDS के जो बेनिफिट से ना पहुंच पाए, उस केस में जो लीकेज होता है उसे हम बोलते हैं PDS लीकेजेस। देर इज हायर गवर्नमेंट बर्डन अंडर इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी में जो गवर्नमेंट का बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा है। इट इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट टू गवर्नमेंट। जैसे इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में मान लो PDS है, तो PDS के लिए क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है, क्योंकि FCI आपको पता है क्या करता है, फूड ग्रेन्स को स्टोर करना, प्रोक्योर करना, ये सब काम होते हैं FCI के, राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि FCI में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है,
ऑफिसर्स होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इसका कॉस्ट भी गवर्नमेंट को बर्डन जो है वो बियर करना पड़ता है। साथ ही साथ सुपरविजन कॉस्ट भी आता है, जैसे चेक करना होता है करप्शन तो नहीं हो रहा है कहीं पर, है ना। डायरेक्ट सब्सिडीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ओवरऑल लेस होती है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके सीधे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, है ना। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब हम बात करें इनडायरेक्ट सब्सिडी, जो हमारा थर्ड, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉब्लम्स की इनडायरेक्ट सब्सिडी की। तो पहली प्रॉब्लम है पुअर टारगेटिंग, दूसरी जो हमारा पीडीएस लीकेजेस उसके अंतर्गत आ जाता है, दूसरा हायर गवर्नमेंट बर्डन होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी में, ठीक है। तीसरा क्या है कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज गिव लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस टू बेनिफिशियरी देन डायरेक्ट सब्सिडी। कैसे भाई, कैश अगर आपकी जेब में है तो आप कुछ भी अवेल कर सकते हो, आप अपने हेल्थ में खर्चा कर सकते हो, एजुकेशन पे, इंश्योरेंस पे, कहीं पे भी खर्चा कर सकते हो। बट काइंड मतलब कि कोई आपको गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, है ना, तो उससे आप क्या कर पाओगे, उससे आप खा सकते हो मैक्सिमम, तो आपके पास चॉइसेस कम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगा आप सेल कर सकते हो, बट उसके बाद भी क्या है कि वो भी इतना ज़्यादा फीजिबल नहीं होता, क्योंकि इतना कम क्वांटिटी में प्रोवाइड किया जाता है कि आप क्या ही सेल करोगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप खाओगे उसे, ठीक है, बना करके घर पे गेहूँ चावल जो भी मिलता है। तो इस वजह से कैश हमेशा ज़्यादा फ्रीडम देता है, तो इनडायरेक्ट सब्सिडी गिव लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब आते हैं चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस या फिर बात करें लिमिटेशन क्या है डायरेक्ट सब्सिडीज़ की। तो डायरेक्ट सब्सिडी में क्या होता है कि पहली बात तो लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आपको मैंने पढ़ा रखा है, या सॉरी रिवाइज करा रखा है पहले भी। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जैसे कि हमारे कंट्री में कितने नंबर ऑफ पीपल तक का जो बैंक अकाउंट का है वो पेनिट्रेशन है, ठीक है। इस पेनिट्रेशन को फाइनेंशियल इंक्लूजन बोला जाता है, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो अवेल कर रहे हैं, तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कम है अमंग द बेनिफिशरीज ऑफ डायरेक्ट सब्सिडीज़, क्योंकि जब मोस्टली लोग पुअर हैं, ठीक है। अब लैक ऑफ, जैसे हमने देखा था, याद करिए जनधन वाले केस में कि बहुत सारे फ्रॉड अकाउंट्स वगैरह भी थे, तो इसकी वजह से क्या है कि प्रॉपरली फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाया है, ठीक है। हालांकि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, बट अभी भी काफ़ी चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही, क्योंकि कई बार बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक नहीं होते हैं, बहुत सारे उसमें केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। जबकि केवाईसी नॉर्म बहुत ही कम है पीएम जनधन योजना वाले स्कीम में, इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे हर्डल्स होते हैं जो कंप्लीट कंप्लायंस नहीं रख पाते हैं लोग, इस वजह से उनका इंक्लूजन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अब आते हैं लैक ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है। ये दूसरा हमारा, हम क्या पढ़ रहे थे, चैलेंजेस लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट सब्सिडी में पहला था चैलेंज हमारा लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा क्या है लैक ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी, क्योंकि जो बेनिफिशियरी है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाया है। इफ डन विल लीड टू बेटर टारगेटिंग बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ फेक एंड डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज। अब ये कैसे करेंगे, इसको हमें करना होगा आधार कार्ड से, डन थ्रू आधार कार्ड। इवन इफ मैनी पीपल हैव आधार कार्ड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अब अगर मान लो लोगों के पास आधार कार्ड भी है तो बायोमेट्रिक की फैसिलिटी नहीं मिल पाती हमें कई जगह पे, जैसे जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है वही नहीं होती कई जगहों पर, तो इस वजह से भी हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन में। थर्ड चैलेंज है डायरेक्ट सब्सिडीज़ आर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी डायरेक्ट सब्सिडीज़ होती हैं वो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट सब्सिडीज़ के साथ क्या होता है, हायर डिपॉजिट्स विथ बैंक्स होता है, फिर मोर लोन्स गिवन बाय बैंक्स एंड हायर मनी सप्लाई, हायर इन्फ्लेशन होगा उसकी वजह से। अब ये जो हायर इन्फ्लेशन होगा, बट आपको जो बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो तो सेम ही है हर बार। तो सम ईयर्स एगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कुछ ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चलाए थे डीबीटी के लिए, ठीक है, कहाँ पर, पीडीएस में, यानी कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें भी कुछ डीबीटी के जैसे कुछ पायलट प्रोजेक्ट चलाए थे चंडीगढ़, पौंडीचेरी और कुछ सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में झारखंड की। लेकिन बाद में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि जो चंडीगढ़ है और पौंडीचेरी है इसमें 70% हाउस होल्ड ने क्या करा, इन्होंने चाहा कि ये लीव कर दें डीबीटी इन पीडीएस, मतलब ये कन्वेंशनल तरीके से पीडीएस को लेना चाहते हैं, डीबीटी की तरह से नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे ही झारखंड में तो मोर देन 95% लोगों ने बोला कि हमें ये डीबीटी नहीं चाहिए पीडीएस में, ठीक है ना। ऐसे ही बिकॉज इट वॉज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन तो उसमें एडजस्ट हो ही नहीं रहा है। हाउस होल्ड वेन अगेन विजिट, जब जैसे मान लो इस बार गए तो किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल का प्राइस 10 रुपीज़ था, नेक्स्ट टाइम गए तो 12 रुपीज़ हो गया। अब वो एडजस्ट नहीं इन्फ्लेशन के लिए, तो उनके पास तो 10 ही रुपीज़ आया ना लास्ट टाइम भी जब डीबीटी किया गया पीडीएस में, तो वो तो 2 रुपये का एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको खुद पे करना पड़ गया। इस वजह से इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट ना होने के कारण भी ये एक चैलेंज है। इफ़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा उस केस में, अगर इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दिया इसको, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट सब्सिडीज़ हैव लॉट ऑफ implemented challenges also, जैसे till then we have to continue इनडायरेक्ट सब्सिडी। मतलब ये आपका एक वे फॉरवर्ड है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंप्लीमेंटेड चैलेंजेस हैं डायरेक्ट सब्सिडी में, इस वजह से तब तक हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट सब्सिडी को कंटिन्यू करना होगा जब तक हम इन चैलेंजेस को ओवरकम ना कर लें। क्लियर। अब देखिए एक है सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। देखो ये एक प्रपोजल है, इंडिया में नहीं है बट एक प्रपोजल है टू प्रोवाइड सम बेसिक मिनिमम इनकम इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी अनकंडीशनली एंड नियर यूनिवर्सल। तो समझिए ये क्या चीज़ है। देखिए पहली बात तो ये अनकंडीशनल है, ठीक है, दूसरा नियर यूनिवर्सल है,
अनकंडीशनल और नियर यूनिवर्सल से मतलब क्या है हमारा? बेनिफिट्स ऑफ यूबीआई, इट इज़ बेटर टारगेटेड इन द सेंस दैट देयर इज लेस करप्शन ड्यू टू इंटर बैंक ट्रांसफर होगा इसमें, अनरिस्ट्रिक्टेड क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी टू द बेनिफिशियरी, और यही है अनकंडीशनल, यानी कि अब आपको डायरेक्ट पैसे आपके अकाउंट में डाले जा रहे हैं, ठीक है। अब पैसे की वजह से क्या है कि आप उसको किसकी भी अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्चा कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एक मिनिमम एक ऐसा अमाउंट हर जो भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उनके अकाउंट में डाले जाएँ कि जिससे क्या हो, वो अपनी ज़रूरतों पर उस पैसे को खर्च कर सकें। तो एक तो समझ में आया कि अनकंडीशनल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं, जैसे एलपीजी पे कंडीशन होती है कि आपको सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप जो है उसको परचेज करोगे, है ना। बट इस केस में क्या है, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या हमने बात करी थी कि नियर यूनिवर्सल, क्योंकि बेटर कवरेज है इसका। यूबीआई एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, मेनली फॉर द लो इनकम पॉपुलेशन, हेल्थ रिलेटेड रिस्क वगैरह हो गए, तो पीपल जस्ट अबव द पॉवर्टी, जैसे मान लो कोई हेल्थ रिलेटेड रिस्क आया, ठीक है, और लोगों के पास बहुत अच्छे इंश्योरेंस वगैरह नहीं होते, तो जैसे कोई हेल्थ रिस्क उनके घर में, मान लीजिए किसी एक को सडनली डायग्नोस हो गया टीबी, अब उसकी मेडिसिन काफ़ी महंगी चलेंगी, तो इससे क्या होगा, पीपल जस्ट जो एबव पॉवर्टी थे, उस खर्चे की वजह से जो उनके घर में आएगा उस टीबी के इलाज की वजह से, वो कहाँ चले जाएंगे, पॉवर्टी वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो यूबीआई जो है वो एक तरीके से इंश्योरेंस के रूप में भी काम करता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आएगा वो अपने हेल्थ पे खर्चा कर सकते हैं, तो उन्हें हम पॉवर्टी में जाने से बचा सकते हैं। ये इसका थर्ड पॉइंट था। यूबीआई में लीड टू अनप्रोडक्टिव, ये ऐसा बोला जा रहा है कि यूबीआई से क्या होगा, इट में लीड टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड लेस इंसेंटिव टू वर्क। लेकिन इसके जो एविडेंसेस देखे गए ना वर्ल्ड वाइड, वो कम है, क्योंकि पीपल स्पेंड कर रहे थे वहाँ पर ज़्यादा मनी किस पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे। मनी डिक्रीज, पीपल हैव टू वर्क, जैसे ही मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि यूबीआई एक ऐसा सर्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा लेजर या लग्जरी लाइफ नहीं जी जा सकती। इससे आप अपने हेल्थ एजुकेशन पे ही खर्चा करोगे एट द एंड, ठीक है। और जब मनी आपका ये खत्म हो जाएगा तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इससे आप कर नहीं सकते हो। बहुत ही ना के बराबर केसेस ऐसे देखे गए वर्ल्ड वाइड। और वेरी हाई गवर्नमेंट बर्डन्स भी हैं। इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर इसको मतलब क्रिटिसाइज़ करें तो बोला जाता है कि इससे गवर्नमेंट का बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये नियर यूनिवर्सल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अनकंडीशनल तरीके से रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि उन्हें जहाँ जो भी खर्चा करना वो कर सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज़्यादा आता है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि इकोनॉमिक सर्वे में 2015-16 में, ठीक है, एक डिवोटेड चैप्टर निकाला गया कि हाउ मच, अगर ऐसा किया जाएगा तो कितना गवर्नमेंट पे बर्डन आएगा। तो पता चला कि 4 to 5% ऑफ जीडीपी, ये समझ ना, 4 to 5% जीडीपी एक अच्छा खासा मार्जिन हो गया। तो मैनी इकोनॉमिस्ट से इट वुड बी मोर, इवन मोर, ऐसा भी बोला कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये और भी ज़्यादा हो सकता है। फिर यूबीआई में नॉट सॉल्व प्रॉपरली ड्यू टू, सॉरी, पॉवर्टी, यूबीआई में नॉट सॉल्व पॉवर्टी ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़। इसका एक ये भी क्रिटिसिज्म है कि ये हो सकता है पॉवर्टी को ना सॉल्व कर पाए, क्योंकि इसमें क्या है, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ है। नीड बिगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे बिफोर यूबीआई। अब ये बोला जा रहा है कि यूबीआई अभी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सकता इसमें क्योंकि एमिनिटीज़ की कमी है। तो पहले यूबीआई शुरू करने से पहले हमें क्या फोकस करना चाहिए, एक्सपर्ट बोलते हैं हमें शुरू करना चाहिए यूबीए, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक एमिनिटीज़ इंडिया में। ये इंडिया के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा बजाय यूबीआई के। सम वीक एग्जाम्पल्स ऑफ यूबीआई इन इंडिया कौन कौन से हैं, जैसे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट होता है फार्मर्स को, ठीक है। जैसे हमारा रायथू बंधु स्कीम है, तेलंगाना में चलाई जा रही थी। इसमें 8,000 रुपये यानी 8,000 रुपीज़ पर पर्सन पर एकड़ इज़ गिवन एनुअली टू फार्मर्स। लेटर ऑन दिस लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, पीएम किसान स्कीम लेके आए, जो भी चल रही ना, ₹6,000 पर ईयर पर पर्सन को मिलते हैं। ये इसलिए वीक है बिकॉज ऑफ फार्मर्स आर नॉट आस्क्ड वेयर दे आर गोइंग टू यूज़ दिस मनी। इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप फार्मर होने चाहिए और आपके पास लैंड होनी चाहिए। ऐसे ही कालिया स्कीम एक उड़ीसा में चल रही थी, ये भी लैंडलेस फार्मर्स के लिए थी, ठीक है। डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स WTO के कंप्लाइंट में आ जाता है फिर हमारा मामला, है ना। ऐसे ही यूबीआई टू वुमेन की बात करें तो जैसे जनधन अकाउंट के एग्जांपल हो गए, 500 रुपीज़ पर हेड कोविड वगैरह में उस समय दिया गया था, तो ये एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल इसके लिए हो गया। ऐसे कुछ लिटिल एग्जांपल्स यूबीआई के हैं इंडिया में भी, बट इससे फुल फ्लेज कोई स्कीम हमने नहीं चलाई है। बट ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स के लिए चला रहे हैं, है ना, इंडिया के सिटीजन्स के लिए चला रहे हैं। ऐसे ही अब आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फूड सिक्योरिटी। हमने सब्सिडी को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी को लेकर के। आइए समझते हैं फूड सिक्योरिटी क्या होती है। व्हेन एवरीवन गेट्स, यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन एवरीवन गेट्स अफोर्डेबल फूड ग्रेन्स। अफोर्डेबल फूड ग्रेन जब सबको मिलने लग जाए तो यानी माना जाता है कि फूड जो है सिक्योरिटी कंट्री में है। फूड सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है इकोनॉमिक। जो फिजिकल एक्सेस जो होते हैं ना फूड ग्रेन्स को, वो आती है हमारी अवेलेबिलिटी में, और जो इकोनॉमिक एक्सेस फूड ग्रेन्स को आती है वो हमारी अफोर्डेबिलिटी में आती है। यानी फूड सिक्योरिटी गेम है हमारा दो चीज़ का, पहला अवेलेबिलिटी, ठीक है, दूसरा
अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी होगी हमारी फिजिकली और अफोर्डेबिलिटी होगी हमारी इकोनॉमिकली। यहाँ तक आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्राइसेस। इसमें होता क्या है, प्रोवाइड करते हैं कुछ रेन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर द फार्मर्स, जैसे कि हमारा एमएसपी हो गया। इसमें क्या इंसेंटिवाइज किया जाता है बिकॉज हायर देन मार्केट प्राइस होता है ना। ये हो गया हमारा एड्रेस कर रहा है अवेलेबिलिटी वाला प्रॉब्लम, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। फिर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो प्राइस फॉर कंज्यूमर्स यानी कि पीडीएस, इसमें कम पैसों में हमें मिल जाता है ना, गेहूं चावल और कोर्स ग्रेन्स 3:1 का रेशियो होता है ना, राइस वीट और कोर्स ग्रेन्स का। तो ये 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये में, अभी तो 0 पे भी मिल रहा है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे कंज्यूमर्स को फ्री में मिल रहा है या कुछ बहुत ही कम दाम में मिल रहा है, तो ये अफोर्डेबिलिटी वाला कॉस्ट को एड्रेस कर रहा है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ठीक है। अब आते हैं समझते हैं लोअर देन मार्केट प्राइस, ठीक है, CIP ग्रेटर अफोर्डेबिलिटी। जितना भी CIP यानी सेंट्रल इशू प्राइस कम होगा मार्केट प्राइस से, उतनी ही ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी होगी कंट्री में। आइए समझते हैं सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसे। देखिए इसको डिफाइन करते हैं एज द प्राइस एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स अ फूड ग्रेन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जो फूड ग्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट सेल करती है, तो जो प्राइस इशू करती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पीडीएस। यानी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फूड ग्रेन पीडीएस पे, तो और स्टेट गवर्नमेंट को जो अनाज लेना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सेल करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट हमारी पीडीएस के रूप में देती है ना। तो इस जो प्राइस पे देती है उसी को बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑपरेटेड बाय सेंटर। देखिए सेंटर जो है फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसे ऑपरेट करता है। सबसे पहले यहाँ पर होते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि हमारे फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। इनसे क्या होता है, ये सेल करते हैं एमएसपी पे किसको, एफसीआई को फूड ग्रेन्स। फिर एफसीआई ट्रांसपोर्ट करती है एफसीआई गोडाउंस तक स्टोरेज के लिए। फिर उसके बाद वहाँ से सेल कर दिया जाता है सेंट्रल इशू प्राइस पर किसको, स्टेट्स को। फिर स्टेट पहुँचा देते हैं इसे पीडीएस आउटलेट्स तक का, जहाँ पर आपको यानी कंज्यूमर को ये फूड ग्रेन मिल जाता है, ठीक है। एमएसपी एंड पीडीएस आर इंटर रिलेटेड। रोल्स ऑफ स्टेट्स इन फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में स्टेट्स का क्या रोल होता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स है। जैसे अपार्ट फ्रॉम सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन प्रोक्योर ग्रेन्स फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। स्टेट्स कैन गिव एडिशनल सब्सिडीज टू द पीडीएस बेनिफिशरीज। द प्राइस एट विच पीडीएस आउटलेट सेल इट टू द कंज्यूमर, इवन लेसर प्राइस पे भी दे सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जैसे क्या कर सकती हैं, अपने पीडीएस आउटलेट्स पर और भी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करा सकती हैं। ये डिपेंड होता है स्टेट टू स्टेट। फिर होता है फूड सब्सिडी, रिफर्स टू द टोटल सब्सिडी बर्डन ऑन सेंटर टू मेंटेन फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। जैसे फूड सब्सिडी कैन बी गिवन एज द सम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडी। यहाँ पर देखिएगा फूड सब्सिडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एमएसपी से जब आप मार्केट प्राइस लेस करते हो तो ये होती है सब्सिडी प्रोड्यूसर के लिए। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ये सेंटर के द्वारा दिया जाता है। और मार्केट प्राइस वो होता है जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा होता है। एमएसपी हमेशा मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जब लेस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट बचता है किसके लिए, सब्सिडी के रूप में, किसको, प्रोड्यूसर को। फिर इसमें प्लस करेंगे एक्विजिशन कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज वगैरह में। और इसके बाद इसमें प्लस करेंगे मार्केट प्राइस माइनस सेंटर इशू प्राइस। मार्केट प्राइस से जब हम सेंटर इशू प्राइस लेस करके इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा निकल करके आएगा सब्सिडी टू कंज्यूमर, ठीक है। इसमें मतलब मार्केट प्राइस से जब आप सेंटर इशू प्राइस लेस कर दोगे तो सब्सिडी टू कंज्यूमर यही तो होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, मार्केट में प्राइस जो है मान लीजिए गेहूं का 35 रुपये, आपको मिल रहा है 2 रुपये में, तो जो डिफरेंस है 33 रुपये का, यही तो कंज्यूमर सब्सिडी हुई, है ना। और इसके बाद इसका जो वैल्यू निकल गया था उसको भी ऐड कर दें तो फाइनल फूड सब्सिडी हमारी निकल के आ जाती है। आसान भाषा में समझिए, फूड सब्सिडी इज इक्वल्स टू एमएसपी प्लस एक्विजिशन कॉस्ट माइनस CIP होता है, ठीक है। इसी को हम इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स भी बोलते हैं। इट इज़ हायर देन एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंटर। यहाँ से हमारा सब्सिडी टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीडीएस। पीडीएस भी एक तरीके का ही सब्सिडी है, बट हम पीडीएस को अलग से पढ़ें क्योंकि हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएस एक तरीके की इनडायरेक्ट सब्सिडी है गिवन ऑन फूड ग्रेन्स, यानी इसे हम कंजम्पशन सब्सिडी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स क्या है पीडीएस के लिंकेज के, हम ये सब पढ़ रहे होंगे। और फेक राशन कार्ड का क्या इशू है ये भी पढ़ रहे होंगे। पीडीएस को सबसे पहले ध्यान करिए कि स्टार्ट किया गया था 1960s में। प्री 1997 में क्या था, इन इंडिया वी हैड यूनिवर्सल पीडीएस। हायर कवरेज था, बोथ बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड भी सब्सिडी उनको मिलता था। 1997 में क्या हो, इन इंडिया वी आर हैविंग टारगेटेड पीडीएस। 1997 से हमने क्या करा, टारगेटेड पीडीएस को लॉन्च करा। इस पीडीएस में क्या था, अंडर विच बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड ओनली गेट सब्सिडी। फिर 2001 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ब्रॉट अ स्कीम जिसे बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना। अंडर दिस पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड गॉट इवन मोर सब्सिडाइज गेन्स देन बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। यानी ऐसे अगर एक लेडर वाइज सोचे तो सबसे ऊपर आते हैं एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, और सबसे नीचे आते हैं अंत्योदय वाले, ठीक है। इन 2013 देयर वाज अ लेजिस्लेशन ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसे NFSA एक्ट बोलते हैं। इसमें पीडीएस
को दोबारा से चेंज कर दिया गया। ये यूनिक है बिकॉज इट यूजुअली प्रोवाइड्स राइट टू फूड टू अ नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, एनएफएसए एक्ट के आने के बाद क्या हो गया, जो फूड है वो आपका एक राइट बन गया, राइट टू फूड। ठीक है, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट में, समझिए कि इसमें क्या है। देखिए, पहली बात तो टारगेटेड पीडीएस की बात करी गई। दूसरा, बेनिफिशियरी ऑफ मिड डे मील स्कीम कवर होते हैं। तीसरा, बेनिफिशरीज ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाले, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव वुमेन, इन सब के लिए भी कवरेज है। ठीक है, देयर आर 4 स्कीम गॉट लीगल राइट्स थ्रू एनएफएचएस। ठीक है भाई, ऊपर ऊपर जो हमने 4 स्कीम की बात करी ना, यहाँ पर सबसे पहले टीपीडीएस और मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन वाला, ये चारों जो है एनएफएचएस एक्ट में कवर हो गया। इसके बाद ये राइट बन गया। अब शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर बेस्ड फूड सिक्योरिटी टू राइट बेस्ड फूड सिक्योरिटी है। एनएफएचएस एक्ट आने के बाद, एनएफएस एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि जो एक वेलफेयर फूड सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट था, अब वो राइट बेस्ड हो गया। अब समझिए टारगेटेड पीडीएस फीचर क्या है एनएफएसए के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिशरी हैं इसमें, प्रायोरिटी हाउस होल्ड है और अंत्योदय हाउस होल्ड है। प्रायोरिटी और अंत्योदय हाउस होल्ड दोनों ही जो हैं आर कॉल्ड एलिजिबल हाउस होल्ड अंडर एनएफएसए। एलिजिबल हाउस होल्ड आर टू बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सिक्योरिटी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है एक, उस बेसिस पर जो है बेनिफिशियरी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और ये डेटा कब का लिया जाता है, इसमें 2011 का डेटा लिया गया है। ये यूनिक हाउस होल्ड वर सर्वे, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बेसिस पर, जो कि इसमें देखा जाता है कि हाउ मनी हाउस होल्ड जो है वो वुमेन हेड कर रही हैं हमारी। ठीक है, और कितने हाउस होल्ड ऐसे जिन जो डिफरेंटली एबल पीपल जो है उसको क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक तरीके से ओन कर रहे हैं या उसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, द एलिजिबल हाउस होल्ड मस्ट इंक्लूड 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन ओवरऑल ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मान लो एक स्टेट है, मान लीजिए ये यूपी है, तो इसकी पॉपुलेशन का 50% जो है हमको टारगेटेड इसमें पीडीएस में लेकर के आना है। ठीक है, अब इस टारगेटेड पीडीएस में 50% में जो 75% है वो रूरल उससे आएंगे। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, कंट्री वाइज तो 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इसमें कवर करने की बात करी जा रही है। ठीक है, 67% मतलब कवरेज काफ़ी हायर है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है, ऑल दो नॉट वेल डिफाइंड, इसमें ठीक से डिफाइंड नहीं, लेकिन इंक्लूड करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड और काफ़ी एवर पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड भी। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसमें बताया गया था कि अप्रॉक्सीमेटली 2007 में जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड है वो लगभग 22% जो है वो हाउस होल्ड हैं ऐसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था, बट यहाँ 67%, इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा अब पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इंटाइटलमेंट और बेनिफिट्स की बात करें इन पीडीएस में तो 2 रूल है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 kg फूड ग्रेन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ विद अ मैक्सिमम ऑफ 25 kg पर हाउस होल्ड, से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है अंत्योदय हाउस होल्ड में यही चीज़ जो है 35 किलो है, 35 kg पर हाउस होल्ड। ड्यूरिंग कोविड एक्स्ट्रा 5 kg फूड ग्रेन्स वर गिवन फॉर प्रायोरिटी। ठीक है, ऐसे ही एक्स्ट्रा 5 kg बस वर गिवन फॉर अंत्योदय ऑल्सो, तो यानी 35 kg प्लस 5 kg पर पर्सन एक्स्ट्रा मिल गया। अब सेंट्रल इशू प्राइस है वॉज वेरी लो फॉर ऑल एलिजिबल हाउस होल्ड, जैसे 3-1 का हमने बताया था आपको भी, है ना, मैंने 3-1 यानी 3 रुपीज़ में राइस है, 2 रुपीज़ में वीट है और 1 रुपीज़ में कोर्स गेन है। लास्ट मंथ, ये तो मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग है, टीचर ने लिखवाया हुआ है कि सीआईपी को उस समय 0 कर दिया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन दिए जा रहे थे, अभी भी दिए जा रहे हैं। हेड ऑफ हाउस होल्ड अंडर टारगेट पीडीएस राशन कार्ड मस्ट बी द एल्डेस्ट वुमेन। इसमें टारगेटेड पीडीएस राशन कार्ड में जो है हेड ऑफ द हाउस होल्ड है वो हमेशा एल्डेस्ट वुमेन होनी चाहिए। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड शुड बी हेड अकॉर्डिंग टू एनएफएसए रूल। ठीक है, डिबेट जो है यहाँ पे 2 मेन डिबेट हैं इसको लेकर के। एक तो डाटाबेस इशू जो है एनएफएसए का, यानी हाई कवरेज जो है 67% तो इसमें कवरेज है, तो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इट विल लीड हाई फूड सब्सिडी। हायर फूड सब्सिडी से क्या होगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है फिजिकल डेफिसिट वाला इशू आएगा, लेकिन इसको जस्टिफाई भी किया जाता है क्योंकि रिड्यूस करता है स्टोरेज कॉस्ट एंड देयर फॉर इंक्रीज इन फूड सब्सिडीज। ठीक है, ऐसे ही हायर कवरेज रिड्यूस करता है वेस्टेज भी फूड ग्रेन्स को टू पुअर क्वालिटी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एफसीआई में कि भाई कई बार आपने सुना होगा कि जो है फूड ग्रेन्स सड़ जाते हैं, उन्हें चूहे खा जाते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि भाई कवरेज ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों तक अनाज पहुंचेगा तो वेस्टेज से बच जाएगा, है ना। वही लिखा हुआ बेटर देन वेस्टेज गिव इट टू हाउस होल्ड इवन इफ दे आर नॉन पुअर। ठीक है, इससे लेस पीडीएस लीकेजेस भी होंगे। मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट अगर पीडीएस की बात करें तो वो कौन कौन से, वो हैव फॉलोड हायर कवरेज इवन बिफोर एनएफएसए, मतलब जो सक्सेसफुल ज़्यादा थे ना स्टेट ऐसे जो पीडीएस में, उन्होंने फॉलो किया है हायर कवरेज का पीडीएस का एनएफएसए एक्ट से पहले भी, जैसे तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जो है आर 2 बेस्ट स्टेट हैविंग लो लीकेजेस इन पीडीएस, क्योंकि इनका कवरेज ज़्यादा था। बिकॉज तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट ऑफ आर कंट्री दैट ऑलवेज फॉलोज यूपीडीएस, यानी एक्स्ट्रा मनी वॉज गिवन फ्रॉम स्टेट बजट। छत्तीसगढ़ वी हैव यूपीडीएस सिंस 2012, मतलब इनके पास 2012 से यूपीडीएस है। ठीक है,
अब इसे सेकंड ग्राउंड अगर क्रिटिसिज्म का देखा जाए पीडीएस का, टारगेटेड पीडीएस का, तो बोलते हैं कि वेरी लो सीआईपी है इसमें, यानी कि सेंट्रल इशू प्राइस बहुत कम है। अब तो एकदम ही जीरो के बदले कर दिया गया है ना इसको। तो इसमें क्रिटिसिज्म है कि लोअर विल बी द सीआईपी, हायर विल बी द फूड सब्सिडी, लोअर सीआईपी इज फॉर ऑल एलिजिबल हाउस होल्ड, इट शुड बी टारगेटेड। बोला जा रहा है कि सबके लिए ये लोअर मत करो, केवल टारगेटेड के लिए करो। जो बहुत ही अंत्योदय वाले हैं उनके लिए जीरो भले कर दो, या बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन अपर पॉवर्टी लाइन वाले के लिए क्या करो, आप कुछ पैसा रखो, है ना। तो ऐसे ही है, व्हेन देयर इज वेरी लो central issue price, it may increase black marketing by household also. We have both higher coverage and lower CIP, less chances of black marketing। इसका ये काउंटर क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक तो हायर कवरेज है, ऊपर से दूसरा लोअर सीआईपी है, तो फिर ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। रिफॉर्म्स की बात करें कि जो रिड्यूस कर रहा है पीडीएस लीकेजेस एंड मेक पीडीएस मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, तो गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अ नंबर ऑफ पीडीएस रिफॉर्म हैव बीन टेकन। जैसे पहला रिफॉर्म क्या था, डोर स्टेप डिलीवरी, रिफर्स टू द रिडक्शन इन पीडीएस लीकेजेस। यहाँ पर क्या था, पीडीएस लीकेजेस में रिडक्शन के लिए डोर स्टेप डिलीवरी एक प्रोग्राम स्टेट के द्वारा चलाया गया। इसमें क्या था, बिटवीन फूड ग्रेन्स मूवमेंट फ्रॉम एफसीआई टू पीडीएस आउटलेट्स थ्रो बेटर गवर्नेंस बाय स्टेट्स। यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी में क्या था कि पीडीएस लीकेजेस में रिडक्शन लाने के लिए फूड ग्रेन्स जो है ना की मूवमेंट जो है बिटवीन एफसीआई टू पीडीएस आउटलेट्स, इसको क्या किया गया, इसको गवर्न किया गया, इसे मॉनिटर किया गया। जैसे और एग्जांपल में छत्तीसगढ़ सेटअप फूड डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फूड जो है डिपार्टमेंट सेटअप किया टू मॉनिटर मूवमेंट फ्रॉम एफसीआई गोडाउन्स टू पीडीएस आउटलेट्स। इससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग के भी और जो है लीकेजेस के जो केसेस हैं उसमें रिडक्शन आएगा। द फूड डिपार्टमेंट फॉलोड एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ फूड ग्रेन्स मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए, बेटर मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस आउटलेट्स करो, तो ये भी रिफॉर्म है, ठीक है। उड़ीसा ने, इसमें लिखा हूँ ना, देखिए यहाँ पर क्या है कि डन बाय कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड। जैसे जो बेटर मैनेजमेंट करना पीडीएस आउटलेट्स को, तो इंस्टीट्यूशन जो है ना हमारे कम्युनिटी बेस्ड, उनके हाथ में दे दो ये। जैसे पीडीएस आउटलेट एग्जांपल तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस आउटलेट्स है ना, ये कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही है। तो इंट्रोडक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर का अगर करेंगे तो इसमें करप्शन के केसेस बढ़ने लगेंगे, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती है तो ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं। उड़ीसा में रूरल पीडीएस डन बाय ग्राम पंचायत, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। रिड्यूसिंग द फेक राशन कार्ड का जो है इशू है उसे सॉल्व करना है हमें। जैसे छत्तीसगढ़ ने इंट्रोड्यूस किया था बार कोड वाला राशन कार्ड, ऐसे बार कोड होगा, उसमें बार कोड में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी होगी, तो उसके इस वजह से जो है इसमें काफ़ी रिड्यूस हुआ, ठीक है, फेक राशन कार्ड वाला इशू सॉल्व हुआ। ऐसे ही सेंट्रल ने, गवर्नमेंट ने क्या करा, आधार कार्ड लिंक्ड राशन कार्ड को जो है निकाला, बट नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज मैनी डू नॉट हैव आधार। यहाँ पर कंट्री में क्या, बहुत सारे लोगों के पास तो अभी आधार भी नहीं था उस समय तक का, अभी इवन आज भी नहीं है, इस वजह से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर सेंट्रल ने कुछ रिफॉर्म प्रपोज किए, वो कौन कौन से थे, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें क्या था कि अ राशन कार्ड इश्यूड इन अ डिस्ट्रिक्ट कैन बी यूज टू गेट पीडीएस बेनिफिट फ्रॉम एनी पीडीएस आउटलेट। मतलब आप अगर मान लीजिए आप रह रहे हैं लखनऊ में और आप दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर भी आप जाकर के राशन कार्ड अपना ले सकते हो, ठीक है, इन एस डिस्ट्रिक्ट स्टेट इंटायर नेशन में। इट विल रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पीडीएस आउटलेट रिफ्यूज टू गिव राशन टू वन कम्युनिटी। जैसे ही बेनिफिशियल फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी है कि नहीं है, कंडीशन जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए आधार लिंक होना चाहिए राशन कार्ड में, ठीक है। और देयर इज़ नीड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट। जैसे मान लो जिनके पास सरप्लस है और जिनके पास डेफिसिट है, सरप्लस में पंजाब हरियाणा, डेफिसिट में जैसे दिल्ली वगैरह रहता है, यहाँ पे एक्सेस डिमांड होती है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। डीबीटी इन पीडीएस की बात करें तो प्रपोज किया है सेंटर ने, नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जैसे इसमें प्रॉब्लम है। फिर हमारा यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है, अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फूड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें तो डब्ल्यूटीओ एक क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करती है, मैनेज करती है रूल्स को, किससे, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग के सिस्टम के। कब से, 1995 से। और इसके पहले कौन कर रहा था, GATT कर रही थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कर रहा था ये काम। 1995 से ये काम WTO कर रहा है। मल्टीलेटरल इसलिए क्योंकि वन कंट्री वांट्स टू ट्रेड विथ मैनी कंट्री, है ना। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी है इसमें। प्रिंसिपल की बात करें WTO की, तो WTO इनकरेज करता है फ्री ट्रेड को, दैट इज ट्रेड विदाउट बैरियर्स। देयर कैन बी टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटी एंड नॉन टैरिफ सब्सिडीज ऑल्सो। सो टू इंश्योर फेयर ट्रेड, रिमूविंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डंपिंग हो गया और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हो गया, ठीक है। डंपिंग में जैसे एक्सपोर्ट एट वेरी लो कॉस्ट, और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आपको पता ही है कि जो सब्सिडीज़ एक्सपोर्ट पे दी जाती हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ गिवन टू द प्रोड्यूसर्स मेनली टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। WTO एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये साइन हुआ था 1995 में, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो साइन हुआ था, इसमें पहला तो रिडक्शन इन डोमेस्टिक सब्सिडीज़,
ठीक है, एग्रीकल्चर में रिडक्शन होगा किसमें, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ में, और इम्प्रूव करना है मार्केट एक्सेस इन एग्रीकल्चर, यानी कि लोअर टैरिफ बैरियर। सो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो होती हैं अनफेयर होती हैं, क्योंकि ऑल द मोर अनफेयर इन एग्रीकल्चर में इसको बोला जाता है कि ज़्यादा अनफेयर है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैज़ ट्रेडिशनली बीन गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी पहले डेवलप कंट्रीज़ थे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, उन्होंने एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ खूब सारी दी। ठीक है, फिर इससे क्या होता था कि पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ फार्मर जो है वो अफेक्टेड हो जाते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मेजर रीज़न था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। सो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं ऊपर एग्रीमेंट को लेकर के, उसमें से ये पॉइंट था रिडक्शन इन डोमेस्टिक सब्सिडीज़। जैसे मान लीजिए ₹100 ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विदाउट सब्सिडी 10 kg ऑफ राइस ऑफ सेम वैरायटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, अब यही सेम चीज़ विद सब्सिडी करी गई तो 15 kg प्रोडक्शन हुआ। ऐसे बांग्लादेश में बिना सब्सिडी के 12 kg हो रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए कि जब बिना सब्सिडी के करा तो था 10 kg प्रोडक्शन, सब्सिडी दे दी गई तो सेम प्राइस पे 15 kg प्रोडक्शन मिला, और बांग्लादेश में बिना सब्सिडी के वही चीज़ 12 kg मिल रहा है प्रोडक्शन हमको। ठीक है, तो WTO जो क्लेम करता है वो कहता है कि ओवरऑल अगर इफ़ अ डोमेस्टिक सब्सिडी इंक्रीजेस प्रोडक्शन डायरेक्टली देन इट इज़ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, क्योंकि अब आप देखिए डोमेस्टिक सब्सिडी में हमने जब दिया तो हमारा प्रोडक्शन 15 kg बढ़ गया ना। फिर क्या बोल रहा है, एल्स नॉन डिस्टॉर्टिंग, ये WTO के अकॉर्डिंग है। इन WTO देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडी हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, ये अलाउ होती है। इसमें क्या होता है, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ होती हैं, कैन बी गिवन इन एनी अमाउंट बाय WTO मेंबर विदाउट रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल सब्सिडीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिसर्च, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीकपल्ड पेमेंट्स, है ना, ये सब क्या है, ग्रीन बॉक्स में आती हैं। द पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ दियर प्रोडक्शन, ये भी आपका ग्रीन बॉक्स में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में PM किसान है, एक स्कीम है, रायतू बंधु स्कीम थी। लेकिन जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है ये इंक्लूड करती है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एलिमेंट्स को। जैसे एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे कोई सब्सिडी दी जाए, फर्टिलाइजर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, MSP रिलेटेड सब्सिडी हो गई, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, देयर इज़ नो रेड बॉक्स। कई बार ऑप्शन में दे देते हैं ना रेड बॉक्स के लिए, तो कोई रेड बॉक्स सब्सिडी WTO में नहीं है, केवल ग्रीन और एम्बर बॉक्स है। अब एम्बर बॉक्स सब्सिडी कैन बी गिवन विदाउट रिडक्शन टिल डी मिनिमस लेवल। अब ये क्या है, देखो, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज डी मिनिमस लेवल जो है इज़ 5% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और GDP, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, जैसे इंडिया वगैरह है, इसमें क्या है, इट इज़ 10% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मतलब जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी ना, इसका भी एक लिमिट है कि इसके ऊपर यहाँ तक आप दे सकते हो। तो डेवलप कंट्रीज़ के लिए वो 5% है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का या फिर GDP का, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% है। WTO एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, देखिए 2011 में US ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को फॉर गिविंग सब्सिडीज रिलेटेड टू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स, जैसे MSP है। ठीक है, MSP जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्ट अटैक था हमारे PDS पे, ये जो US ने किया था। 2011 में हमने एक बिल पास किया था, एक एक्ट आया था, NFS बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ये प्रोवाइड करा था हायर कवरेज, कितना, 67%, मोर फूड ग्रेन्स, मोर और प्रोक्योरमेंट नीड टू इंक्रीज MSP अगेंस्ट एम्बर बॉक्स है। मतलब अगर ज़्यादा फूड प्रोक्योरमेंट करना है तो हमें MSP बढ़ाना था। उस वजह से क्या था, ये हमारा जो एक्ट है NFS एक्ट, ये 2011 में भी आया था, और इसको US ने क्रिटिसाइज़ किया था WTO में। ठीक है, ये तो डायरेक्ट अटैक हमारे MSP पे किया गया था, लेकिन इनडायरेक्ट अटैक जो हमारे PDS पे किया गया था इसको, इस क्रिटिसिज्म के थ्रू। और फिर 2013 में एक बाली मिनिस्ट्रियल हुआ WTO का। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो मिनिस्ट्रियल है हर 2 साल में होता है। ठीक है, इसमें क्या था, फाइट था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में फूड सिक्योरिटी इशू को लेकर के। तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था, इंडिया ने रिस्पॉन्स किया US के क्रिटिसिज्म को, और इंडिया का क्या स्टैंड था वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें बताया कि जो सब्सिडीज़ आर बीइंग गिवन फॉर फूड सिक्योरिटी नॉट डिस्टॉर्टिंग ट्रेड। ठीक है, फूड की सिक्योरिटी के लिए जो सब्सिडी दी जाती हैं वो हमारी सब्सिडी ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही हैं, ये मॉरल ग्राउंड है। सब्सिडीज़ आर स्टिल बिलो डी मिनिमस लेवल, ये 2013 के अकॉर्डिंग था, बट अभी ऐसा नहीं, अभी हम ऊपर चले जा चुके हैं काफ़ी। देयर आर लिमिटेशंस इन सब्सिडी कैलकुलेशन में भी। कैसे, जो WTO का फॉर्मूला है वो क्या करता है, MSP में एक्सटर्नल रेफरेंस जो है उसको सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल रेफरेंस जो है इज़ बेस्ड ऑन द एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग 1986-1988। इंडिया बोलता है कि ये क्या है, इसको काउंटर करता है। इंडिया बोलता है हाउ कैन यू कंपेयर प्रेजेंट MSP विथ टू ओल्ड, यू आर एग्जैजरेटिंग द प्राइस। इंडिया वॉज अलाउड टू गिव, इसके बाद जब ये अपना स्टांस रखे तो इंडिया को अलाउ कर दिया गया कि टू गिव MSP विथ ओपन एंडेड टाइमलाइन, जब तक आप चाहो दे सकते हो। लेकिन फिर भी WTO जो है यहाँ पे क्या है, काफ़ी हद तक एक तरीके से ठीक है, क्योंकि इसमें 1 मेंबर के पास 1 वोट होता है। ठीक है, सिंस 2013 क्या है, इंडिया हैज़ डिमांडेड अ परमानेंट सोल्यूशन टू फूड सिक्योरिटी इशू। तो फिर इंडिया ने क्या डिमांड किया कि MSP जो सब्सिडी है ना फॉर्मूला, इस पर क्या होना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। इट शुड बी लिंक टू रीसेंट मार्केट प्राइसेस, ना कि पुराना कोई हमारा जो बेस ईयर ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर
MSP शुड बी शिफ्टेड टू ग्रीन बॉक्स, MSP को उठा करके ग्रीन बॉक्स में शिफ्ट करो, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी, इट डज नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, ठीक है। बट इसमें देखा जाए अगर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट वाइज तो डिमांड मोर सो दैट एटलीस्ट गेट वन, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अभी हमने जो अपने रिफॉर्म्स के लिए WTO में पॉइंट रखे हैं उसमें अगर आप बहुत मैक्सिमम चीज़ें रखोगे अपने रिफॉर्म में, ऐसा बोला था ना इंडिया में, इफ़ यू वांट द लाइसेंस ऑफ रिवॉल्वर अप्लाई फॉर तोप, क्या बोलते हैं उसको, तोप, कैनन, राइट। तो ऐसा ही यहाँ कुछ भी हुआ है कि इंडिया ने ये वाली जो शर्तें काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके रख दी ताकि एटलीस्ट इस वाली पे तो हमें परमिशन मिली जाए, यानी कि MSP सब्सिडी फॉर्मूला शुड बी चेंज, इट शुड बी लिंक टू रीसेंट मार्केट प्राइसेस, राइट। तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट लेक्चर जो है ये खत्म होते हैं, और इसके बाद जो है हमारे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स वाला, जो इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड है ऊपर के। देखिए ये कुछ स्कीम्स हैं मेजर जो मैंने अभी आपके लिए यहाँ पर पेस्ट कर रखी हैं, जो सब्सिडी से रिलेटेड मेन स्कीम है, ठीक है। इसका करंट से कुछ खास लेना देना नहीं, बट ऐसे ही फॉर द रिवीजन पर्पस मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर रखा है। जैसे फूड के लिए ये सारी स्कीम चल रही है ना, NFSA, AAY, PMGKAY, एग्रीकल्चर में MSP है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह, हेल्थ में आयुष्मान भारत वगैरह हो गया, हाउसिंग में भी है प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह है, डिजिटल पेमेंट्स में UPI में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, एजुकेशन में भी है, ठीक है। ऐसे एक्सपोर्ट्स के लिए भी ये कुछ सब्सिडीज चल रही हैं, तो ये ऐसे एक चार्ट बना दिया। अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स वाला मेन पॉइंट है। देखो रिसेंटली क्या हुआ ना, रिसेंट एक मिनी मिनिस्टीरियल हुआ है पेरिस में 2025 में। इंडिया ने क्या क्या एक्टिवली कॉल्ड किया फॉर मेजर रिफॉर्म्स, ठीक है, to the WTO at high level meeting with 25 member nations इन पेरिस अहेड ऑफ 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अभी हमारी ड्यू है, कहाँ होनी है, कैमरून में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2026 में WTO की 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी है, ये होगी कैमरून में। और इसके पहले ही हमने क्या करा, एक मिनी मिनिस्ट्रियल करी है, उसमें जो हमने क्या करा, एक्टिवली क्या किया, कॉल किया फॉर मेजर रिफॉर्म्स, किसमें, WTO में, ठीक है। इसके बाद अभी एक इंडिया ने क्या किया हुआ है, 3 pronged रिफॉर्म एजेंडा इंडिया का। उनमें से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर एक पेस्ट किया हुआ है। देखिए, टैकलिंग नॉन टेरिफ बैरियर्स, India wants greater oversight on non-tariff barriers like sanitary, phytosanitary, technical trade barriers often used by developed nations to block imports from developing countries. Example, यूरोपियन यूनियन और US का रिजेक्शन हुआ था ना अभी इंडियन मैंगोज को लेकर के, और काफ़ी बार राइस वगैरह को लेकर के। तो इंडिया का ये स्टांस है, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 2025 में क्या हुआ कि WTO का जो ट्रेड फोरकास्ट है अप्रैल 2025 में, वो बताया कि WTO प्रोजेक्ट कर रहा है कि 0.2% डिक्लाइन आएगा ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड में 2025 में, मेनली ड्यू टू परसिस्टेंट टेरिफ वॉर्स जो चल रहे हैं ना, स्पेशली बिटवीन US एंड चाइना, एंड ओवरऑल पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहेगी। लेकिन सम रिकवरी देखी जाएगी कब, अप्रोक्सीमेटली 2.5% की ग्रोथ देखी जाएगी कब, 2026 में। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स वाला भी पोर्शन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बढ़िया लगे होंगे, रिवीजन लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इसी के साथ हमारा श्याम सुंदर सर का जितना भी क्लास नोट्स था वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जयंत परीक्षित सर के क्लास नोट्स विथ कैपिटल मार्केट, और उसमें हम 4-5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे पूरा क्लास नोट्स उनका भी। ऐसे ही हमारा जो देखिए मेन पॉइंट्स में लेकर के चल रहा हूँ। स्टार्टिंग में जैसे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था मॉनेटरी पॉलिसी वाला, वो सब चीज़ें तो मैंने श्याम सुंदर सर के नोट्स उठाए। अभी मैं कैपिटल मार्केट वगैरह में आपको ऑप्शंस वगैरह पढ़ने होंगे, सब चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है, शेयर क्या है, डिवेंचर क्या, FDI क्या, ये सब चीज़ें। तो अब मैं कैपिटल मार्केट को इसके बाद लूँगा, और आई होप आपको वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और रिवाइज करते रहिए अपने सिलेबस को, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रीलिम्स में भी। जैसे आप क्या कर सकते हो ना, प्रीलिम्स के पहले आप बढ़िया 1.25 पे लगा करके इसको स्पीड में देख सकते हो। एक 2 दिन में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी उस टाइम पर, क्योंकि आपने एक बार देख रखा होगा चीज़ों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।